हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ टाइटन एकेडमी। माई सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को फिनिश किया था, दैट इज काइनेमेटिक्स ग्राफ्स। क्लियर? जिसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताने की और समझाने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है आपने वो सारे लेक्चर एंजॉय किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे। आप लोग इंजॉय किए कि नहीं? बताते हो नहीं, ठीक है ना? लेकिन एक दिन बताओगे जरूर, जब आप लोग किसी भी बुक के जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको करोगे या कोई भी सीट वगैरह लगाओगे किसी भी कोचिंग के, तब जब आप चुटकियों में क्वेश्चन को करने लगोगे तब जरूर आपको रियलाइज होगा कि हाँ वो लेक्चर कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना? कुछ चीज़ों का क्या होता है, रिजल्ट थोड़ा सा टाइम बाद मिलता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप तारीफ जरूर करोगे, ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल्सो फिजिक्स। फ्यूचर सर हमारे लिए भविष्य में क्या? अरे आपके फ्यूचर के लिए फिजिक्स अच्छा है। अगर फिजिक्स अच्छी करनी है तो रिलेटिव मोशन भी आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो उसको हम बहुत अच्छे से थोड़ा सा टाइम देके छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, आपको परेशान भी नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको समझना है, नोट करना है और प्रत्येक वीडियो जो भी मैं लिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ें क्या करना है, नोट कर देनी है। नोट करते हो कि नहीं, कि ऐसे ही वीडियो देखते रहते हो? नोट करना है। अभी नहीं करोगे तो कभी जब जरूरत पड़ेगी, फिर से जब प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन बनाने में, तब आपको नोट करना पड़ेगा। इसलिए अभी कर लो और समझते चलो और वीडियो को देखते देखते नोट भी करते चलो, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं अवर न्यू टॉपिक, दैट इज द रिलेटिव मोशन, ठीक है ना? बेसिकली वैसे हम लोग कुछ जल्दी ही एक सीरीज अलग से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके लिए पर डे कुछ PYQ जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डेली सॉल्व कराने की एक सीरीज चालू करने वाले हैं, ठीक है ना? तब इन सारी चीज़ों को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन सब की, उन क्वेश्चन को लगाने में। अगर ये सारी चीज़ें आप कवर कर रहे हो तो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चनों को, ठीक है ना? तो अच्छे से आप लोगों को वीडियो देखना है, समझना है और चीज़ें सारी जो भी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ वो सब नोट करना है। ऐसा नहीं करना है कि ये सब चीज़ ये तो आता है क्या, सर ने लिखा दिया, ऐसा नहीं करना है। सारी चीज़ें लिखानी है। इतनी ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो मैं क्यों लिखाऊंगा, है ना? छोटी से छोटी जो भी चीज़ें मैं लिखा हूँ सारी चीज़ आपको नोट करनी है और समझनी है, ठीक है ना? ओके, रिलेटिव मोशन या मैं स्टार्ट करता हूँ पहले जहाँ से हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, ठीक है ना? याद करो अपन का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज काइनेमेटिक्स, जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट किए थे उसमें हमने बताया था मोशन एंड रेस्ट को डिफाइन किया था। तो उसके अंदर हमने बताया था, एक नोट डाल के लिखा था, मोशन एंड रेस्ट बोथ आर कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। यानी कि कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है वो उस बात पर डिपेंड करती है कि कौन उसको देख रहा है। मीन्स बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि द मोशन and rest both are combined property of observer and the object। क्लियर? यानी कि कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे है, उन दोनों बात पर डिपेंड करती है कि कौन सी बॉडी की बात कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, कहाँ से देख रहे हो उस चीज़ को, है ना? अच्छे से हम लोग समझे थे कि कोई बॉडी मोशन में रेस्ट में उस बातों पर डिपेंड करती है कि कौन देख रहा है और किसको देख रहा है। सिंपल ये लाइन याद रखनी है, कौन देख रहा है और किसको देख रहा है, इस बात पर डिपेंड करती है कि मोशन में है या रेस्ट पर है ना? अरे सर हम तो ऐसे ही, ये जैसे ही आप मार्केट में किसी को भी देखने लगते हो, है ना, तो इस बात पर उसका रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको आपको देखना पसंद है या नहीं है ना? तो हर किसी को मार्केट में नहीं देखना है, ठीक है ना, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो इसी तरीके से यहाँ जो मोशन है और रेस्ट है वो भी उस बात पर डिपेंड करता है कौन देख रहा है और किसको देख रहा है। देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट, एक एग्जाम्पल लिया था काइनेमेटिक्स के अंदर कि
ये वैन थी एक, जो कि v स्पीड से मूव कर रही थी। एक चेयर A है, एक चेयर B बैठा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से सीधा रोड। लेकिन एक रोड पे यहाँ पर कौन बैठा है, चिंटू खड़ा हुआ है एट रेस्ट। कौन है, चिंटू। चिंटू को मैं सी बोल देता हूँ, सिंपल। अब मुझे बताओ, जब चिंटू बी को देखता है, चिंटू बी को देखता है, तो चिंटू एक जगह पर खड़ा हुआ है, लेकिन वैन आगे जा रही है, तो चिंटू के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन या डिस्टेंस टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही है, यानी कि चेंज हो रही है। और मोशन की डेफिनेशन क्या है, इफ पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब सी के रेस्पेक्ट में सी बोलेगा, चिंटू बोलेगा कि बी कैसा है, मोशन में है। सी कैसा, बी कैसा है, मोशन में। कौन बोल रहा है, चिंटू, है ना। तो लेकिन जब हम बी की बात करें तो इनके चेयरों की डिस्टेंस सपोज करके एल है। कितनी है, एल है। चेयरों के स्पेसिंग जो डिस्टेंस एल है, वी स्पीड से मूव कर रहा है वैन, ठीक है ना। अब ए देख रहा है बी को, तो क्या मुझे बताओ, क्या ए के रेस्पेक्ट में जो बी की पोजीशन है, जो इनके बीच की डिस्टेंस एल है, क्या टाइम के साथ चेंज होगी, क्या नहीं होगी। अरे सीट तो एक ही जगह पर रहती है ना। कभी देखा ऐसा है क्या सीट भी चल रही है, नहीं ना। यानी कि ए बोलेगा बी कैसा है, रेस्ट पर है। देखिए ऑब्जेक्ट सेम, ओनली ऑब्जर्वर मैंने चेंज कर दिया। सी को मैंने देखा, सी बोला है कि बी कैसा है, मोशन में है, और एक ए बोल रहा है कि बी कैसा है, रेस्ट पर है। और दोनों ही अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बोथ आर करेक्ट, है ना, क्योंकि टाइम के साथ इसकी भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ए जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये सी के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है, इसका मतलब सी भी करेक्ट बोल रहा है। सिंपल, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो बी मोशन में है, रेस्ट पर है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, ए देख रहा है कि सी देख रहा है। सिंपल, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं बी इज इन द मोशन, मैंने ये नहीं बताया है कि किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ए के या बी के, तो इसका कोई मीन्स नहीं है। यहाँ पे एक नोट लिखा था हम लोगों ने कि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट के नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। मोशन है या रेस्ट पे है, आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा और ऑब्जर्वर भी बताना पड़ेगा कि बी रेस्ट पर है तो किसके रेस्पेक्ट में है, ए के रेस्पेक्ट में है। बी मोशन में है तो किसके रेस्पेक्ट में है, सी के रेस्पेक्ट में। ये आपको बताना पड़ेगा। बी इज इन द मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी, इट इज द करेक्ट। B is at the rest with respect to A, it is the correct। लेकिन आप बोल दो कि B is in the motion, आपने बोला नहीं किसके रेस्पेक्ट में, तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोगों को किसी के रेस्पेक्ट में बताना होता है। यहाँ से देखा था आप लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रेस्पेक्ट में आप बता रहे हो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, जिसके रेस्पेक्ट में बता रहे हो उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो आप। यहाँ से चिंटू कहाँ बैठा है, ग्राउंड पे। कहाँ बैठा है, ग्राउंड पे, है ना। तो ग्राउंड पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी कैसा है, मोशन में है। ए कहाँ पे बैठा है, वैन पे। तो वैन कहाँ, ए कहाँ पे, वैन। तो वैन के रेस्पेक्ट में जहाँ बैठ के आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स यहाँ से बोल सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम, द फ्रेम अटैच टू ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर से अटैच हो, जो ऑब्जर्वर से अटैच हो। फ्रेम जो ग्राउंड है वो किससे अटैच है, सी कहाँ पे बैठा है, ग्राउंड पे। तो ऑब्जर्वर कैसा है, सी, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसा है, मोशन में है भी। ए कहाँ बैठा है, वैन। तो वैन में ए बैठा है, ए वैन में बैठा है, तो एक जो वैन है ए से अटैच है, यानी कि वैन में बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। तो यहाँ का जो रेस्ट पर आया है भी किसके रेस्पेक्ट में, वैन के रेस्पेक्ट में आया है, रेस्ट पे, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आप बोलोगे, इसके बाद में आगे देखता हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, है ना। अच्छा, यहाँ नोट डाल के एक चीज़ें लिखेंगे, नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट।
इसे याद रखना है। पहला क्या लिखोगे आप कि एनी each body is at rest with respect to itself। इसका मतलब ये बोल रहा है प्रत्येक बॉडी अपने रेस्पेक्ट में हमेशा कैसी रहेगी, रेस्पेक्ट पे, ऑलवेज हमेशा रेस्पेक्ट में रहेगी। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ मैं अपने ही रेस्पेक्ट में कैसा हूँ, रेस्ट पर हूँ, मोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं दौड़ने भी लगा तब भी कैसा रहूँगा, रेस्ट पे। क्यों, अभी देखो मेरे नाक और कान के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या टाइम के साथ, कांस्टेंट है। अगर मैं दौड़ने लगा तब भी चेंज हो जाएगी क्या, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब प्रत्येक बॉडी, ईच बॉडी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ, अपने ही रेस्पेक्ट में कैसी रहेगी, वो रेस्ट पर रहेगी। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं जो कि हमको याद रखना है कि जो भी ऑब्जर्वर है जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी फ्रेम पे बैठ जाएगा वो उसके रेस्पेक्ट में फ्रेम कैसा हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। यानी कि जब ऑब्जर्वर किसी फ्रेम पर बैठ जाता है तो वह फ्रेम उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो जाता है। यहाँ से हम लोगों को एक लाइन और याद रखनी है कि जिसके भी रेस्पेक्ट में आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसके भी रेस्पेक्ट में आप बॉडी को डिफाइन कर रहे हो कि इट इज़ द रेस्ट और मोशन, तो हमको उसी पे उल्लू बन के बैठ जाना है या चिंटू बन के बैठ जाना है। आपको देखना है किसके रेस्पेक्ट में, वैन के रेस्पेक्ट में। तो चिंटू बन के वैन पे जाके बैठ गए चुपके से, तो वहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप देख रहे हो वैन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अगर आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिख रहा है तो चिंटू कहाँ बैठ जाएगा, ग्राउंड पर, जमीन पर बैठ के देखेगा आप चीज़ों को। अब उसको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं अगर मोशन में है तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन में है, रेस्ट में है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, सिंपल। अगर कोई बाइक निकल रही है आगे से तो बाइक के रेस्पेक्ट में देखना है तो मैं चिंटू बने कहाँ बैठ जाऊंगा, बाइक पे जाके बैठ जाऊंगा। और जैसे ही मैं बाइक पे बैठूंगा बाइक मेरे रेस्पेक्टिव कैसे हो जाएगी, रेस्ट पे। अब बाइक पे बैठ के मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो अब जो चीज़ें मुझे मोशन में दिखाई देंगी तो वो बाइक के रेस्पेक्ट में मोशन में दिखाई देंगी, सिंपल। तो यहाँ से रखोगे जिसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है चिंटू बन के उसी पर बैठ जाएं, बैठ कर ऑब्जर्व करें, जिसके रेस्पेक्ट में मुझे चीज़ों को डिफाइन करना है कि मोशन में है कि या रेस्ट पर है, तो चिंटू बन के मैं वहीं पे बैठ जाऊंगा। ये चीज़ें याद रख लेना, ये नोट की चीज़ें नहीं हैं, किसी बुक की चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें ऐसे ही हैं एक्सपीरियंस से जो आपको हेल्प करेंगी वही चीज़ें हैं। अभी जो भी जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहो लिख सकते हो, डोंट वरी, बस आपको याद रहने चाहिए। ये कभी चीज़ पूछेगा नहीं आपको, लेकिन जब क्वेश्चन लगाओगे, फिजिक्स को समझोगे तो हमेशा ये चीज़ आपके माइंड में रहेंगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। ये एक रिलेटिव मोशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। सो जो भी चीज़ें हैं अच्छे से नोट किए और याद रखिए, किसी भी लैंग्वेज में नोट कर पाएँ। दिस इज़ द फिजिक्स क्लास, नॉट ए इंग्लिश क्लास, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए जो चीज़ें लिखा रहा हूँ उसे लिखते रहिए। ओके, अब मैं चलता हूँ आगे कि रिलेटिव मोशन के बारे में। यहाँ तक चीज़ें हम लोग याद रखेंगे और पहले पढ़ भी चुके हैं ये चीज़ें को, ठीक है ना। जिस किसी की रेस्पेक्ट में मुझे डिफाइन करना है मैं उसी पे जाके बैठ जाऊँगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ केस फर्स्ट।
if A and B are moving with constant speed with in same डायरेक्शन। देखो ये क्या है, ये आपका ए है जिसकी स्पीड है VA, ठीक है, इस डायरेक्शन क्या है VA। इसी तरीके से एक B ऑब्जेक्ट है, कैसा है B, जिसकी डायरेक्शन क्या है, जिसकी वेलोसिटी क्या है VV। ये मैंने केस लिया है। अब मुझे लिखना है, क्या लिखना है, दिस इज द ग्राउंड, सीधा ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए कितनी स्पीड से चल रहा है VA से, और B कितने चल रहा है VB से। सिंपल। तो अगर मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, कैसे लिखोगे, सीधा वेलोसिटी। तो हमेशा लिखोगे वेलोसिटी A माइनस की वेलोसिटी B, माइनस वेलोसिटी B। इसे समझो, इसे कैसे लिखोगे। हमने बोला जिसके रेस्पेक्ट में आपको चीज़ों को डिफाइन करना है, आप चिंटू बन के वहीं बैठ जाओगे, सिंपल। और जैसे ही चिंटू बन के आप वहाँ पे बैठोगे तो आपके रेस्पेक्ट में वो प्लेटफॉर्म जहाँ आप बैठोगे वो रेस्ट पे हो जाएगा। ओके सर, इतना समझ में आया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो आगे, मुझे देखना है किसको, ए को, किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में। अरे तो मैं चिंटू बन के यहाँ बैठ जाता हूँ ना, चिंटू बन के यहाँ बैठ जाऊँगा। तो मैं चिंटू बन के यहाँ बैठ गया भाई, ये लो, ये बैठ गया चिंटू बन के, है ना। अब चिंटू बन के जैसे ही मैं बैठा यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे चिंटू बन के बैठा, मेरे रेस्पेक्ट में ये कैसी हो गई, 0 पे। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, रेस्ट पे हो गया। क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया, रेस्ट पे हो गया। तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो कहाँ गई, आपने देखा कि ये जो है ए को मैंने जब देखा B पे बैठ के, जैसे ही मैं B पे बैठा तो इसकी पहली तो वेलोसिटी A थी, लेकिन जो B की वेलोसिटी थी उसकी वेलोसिटी को इसमें से माइनस कर दिया, किसमें से, वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ A, ठीक है ना। तो जैसे ही दिस इज द वेलोसिटी B, दिस इज द वेलोसिटी B, तो जैसे ही आप माइनस करोगे B में से तो वेलोसिटी इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे एक इसकी जो वेलोसिटी थी डायरेक्शन चेंज करके A वाले को दे दी। जैसे ही मैं इस पे चिंटू पे B पे बैठा तो इसकी जो वेलोसिटी थी उसको डायरेक्शन चेंज किए और A को दे दिया। तो ये क्या है, B। तो ये वाला, ये अब कौन सी सिचुएशन बन गई, ये था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सिचुएशन क्या है, विद रेस्पेक्ट टू B, विद रेस्पेक्ट टू B। तो यहाँ से फाइनल पोजीशन बन गई, ये जो B हो गया आपका, B हो गया एट रेस्ट, B कैसा हो गया, रेस्ट पर। और जो A है, A की स्पीड क्या हो गई, VA माइनस की VB, सिंपल, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसका है, ये है विद रेस्पेक्ट टू B, विद रेस्पेक्ट टू B की सिचुएशन है। लेकिन ये वाली क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, इस साइन को भी याद रखना है, जो A लिखा है उसकी वेलोसिटी, जो B लिखा है उसके रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसकी वेलोसिटी को माइनस करना है। तो यहाँ का ये जो टर्म है इसको याद रखना, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ A, किसकी वेलोसिटी A विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में, सिंपल। अब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं रही, किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में है। लेकिन ये जो वेलोसिटी थी ये वाली थी जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी। तो यहाँ लिखोगे वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिंपल। तो ये जो वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से ये A और B दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी, इन दोनों में से हम लोगों ने सॉल्व करके क्या निकाला, A की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू B। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ वो है कि जो यहाँ पे निकाल रहे हो वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो VA माइनस VB है। ये जो दोनों वेलोसिटी हैं, वेलोसिटी ऑफ A
और वेलोसिटी v, ये दोनों जो टर्म हैं जिनको माइनस कर रहे हो va माइनस vb, ये दोनों एक सेम प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। किसके? सेम रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अगर ये v है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है तो v को भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होना ही पड़ेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होना ही पड़ेगा, तभी ये अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला। सिंपल। तो यहाँ से नोट डाल के लिख लो। क्या लिखोगे? va वेक्टर एंड vb वेक्टर should be from same frame like ground। जनरली हम लोग ग्राउंड से ही देखा करेंगे va vb को, यानी कि ये जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं va वेक्टर और vb दोनों सेम फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही लेके सॉल्व करोगे। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर ए की वेलोसिटी इस तरीके से लिखा है VAB, इसका मतलब ए की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। तो VA माइनस VB, जैसे ही मैं चिंटू बन के बी पे बैठूंगा तो इसकी जो वेलोसिटी है डायरेक्शन चेंज करके इसको मिल जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगी? VA माइनस VB। अपोजिट डायरेक्शन होगी तो बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बी क्या हो जाएगी? माइनस की। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूँ, तो BA किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब BB किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव BB वेक्टर। सिंपल। अरे समझ में आया कि नहीं? इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी हम लोग क्वेश्चन के जरिए सारी चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है? अरे सर अच्छा लग रहा है, लगेगा 2 मिनट वेट करो, लगेगा। बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे आप लोग फिजिक्स को। देखो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा मैं वो देखता हूँ। मैं डिफरेंट केस लेके आपको इस चीज़ को कवर कराऊंगा, जिससे कि कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे एक ब्लॉक जो ए है, समझिएगा, ब्लॉक ए है, उसकी जो वेलोसिटी ले ली मैंने 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये जो बी है, इसकी जो वेलोसिटी मैंने ले ली 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और इनकी जो बीच की स्पेसिंग है वो 100 मीटर ले लिया, 100 मीटर ले लिया। तो बोलेगा वो फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू ओवरटेक बी, यानी कि ए द्वारा बी को ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा, ये बी जा रही है, ये ए जा रहा है, इसकी कितनी स्पीड है? 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी 30, तो कितना होगा? ये ऐसे चलेगा तो यहाँ पे ओवरटेक करने लगेगा। जैसे ही ये क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। तो इस तरीके से चलेंगे, ये लिख, देखो ध्यान से देखो, इस तरीके से ऐसे करके ओवरटेक करके चला जाएगा आगे। तो ये ऐसे करके यहाँ तक ओवरटेक करेगा तो कितना टाइम लगेगा? अगर हम लोग ऐसे ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे देखोगे कि इसके द्वारा कुछ डिस्टेंस चली होगी, है ना। सपोज कर लें कि टी टाइम में ए बी को ओवरटेक करेगा, तो मैं टी टाइम में बी द्वारा चली गई डिस्टेंस निकालूंगा, उसके बाद टी टाइम में ए द्वारा चली गई डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है ना। तो इन दोनों की डिस्टेंस, जो इसने चली जो इसने चली, इन दोनों की डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 100 मीटर। कितना होना चाहिए? 100 मीटर। या फिर ऐसे देख सकते हो कि इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस, है ना, लेकिन इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 प्लस इसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस। ये डिफिकल्ट हो जाएगा सोचने में, है ना, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे जो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से। देखो कितना आसान चीज़ों को बना देगा ये चीज़ें। अभी थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारा दिमाग का यूज़, है ना। लेकिन इस चीज़ को हम लोग बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। कैसे? देखो अगर मैं रिलेटिव मोशन निकालूँ, रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा? VA माइनस VB। तो VA की वैल्यू कितनी है? VA की वैल्यू है 30 माइनस की VB की वैल्यू कितनी है? 10, तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये केस कैसा बन गया? ये देखो ध्यान दो, ये वाला, ये A है, जैसे ही आप चिंटू बन के बी पे बैठ गए, बी पे चिंटू बन के बैठे, चिंटू बन के बैठे, ये किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब ये किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जैसे ही चिंटू बन के बोले, ये कैसी हो गई? रेस्ट पे हो गया,
अब इसके पास वेलोसिटी कितनी हो गई, इसके पास वी ए बी, जिसकी वैल्यू आपने निकाल ली कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। याद करो जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था तो हमने एक नोट लिखा था कि कौन कौन सी क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। वहाँ मैंने बताया था जब दो पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। डिस्टेंस डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में सेम रहेगी, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है और टाइम भी डिपेंड नहीं करता है। सिंपल, तो अपन को तो डिस्टेंस चाहिए, बीच की डिस्टेंस जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो यहाँ भी होगा वो यहीं भी होगा, और टाइम भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम यहाँ भी कैलकुलेट करूँ या यहाँ करूँ, दोनों के लिए सेम आएगा। सिंपल। अब देखो कितना आसान हो गया। अब बताओ, डिस्टेंस है आपके पास, वेलोसिटी है आपके पास, डिस्टेंस है अब वेलोसिटी है। अब कैसा अब केस बन गया, मैंने इसको रोक दिया, बी जो चल रहा था ना पहले कैसा केस था, इस तरीके से, देखो इस तरीके से, लेकिन अब मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा, देखो ये तो क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस तरीके से, जहाँ दोनों चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने देखा बी के रेस्पेक्ट में, बी को रोक दिया, मैंने बी को रोक दिया, इसकी वेलोसिटी कैसे, इस तरीके से। अब एक ही ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये रेस्ट पर है। अब डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड आपको पता है, तो टाइम फाइंड कर सकते हो। तो टाइम फाइंड कर सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो वी ए बी कितना होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो वी ए बी डिवाइड बाई, सॉरी डिस्टेंस नहीं निकालना अपन को, टाइम चाहिए ना, तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई वी ए बी। सिंपल। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। अच्छा, स्पीड कितना आया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये 5 यानी कि 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ये इसको ओवरटेक कर जाएगा। सिंपल। देखो कितना आसान हो गया, छोटे वाले क्वेश्चन, छोटा सा जो फॉर्मूला जो क्लास 8-9 पढ़ते उससे सॉल्व हो गया बाय द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी डिफिकल्ट हो जाता है ना। पहले इसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस टी में, फिर इसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस टी में, फिर हम देखते कि कौन कौन किस में से क्या माइनस करना है, क्या क्या दिमाग लगाते, कुछ नहीं दिमाग करना, इसको रेस्ट में कर दिया, इसको रिलेटिव निकाल दिया, हाँ आंसर सिंपल। इस तरीके से हम लोग बहुत से, ये तो भी कुछ नहीं, बहुत सारी टिपिकल प्रॉब्लम होगी, उनको बहुत चुटकियों में देखेंगे इसकी हेल्प से। अब देखो दूसरा केस में ले लेता हूँ, दूसरी चीज में देखता हूं, क्या देखूंगा, इफ ए, इसको रफी कर देते हैं, सेकंड वाला केस है, इफ ए इज मूविंग, इफ ए इज मूविंग विथ कांस्टेंट, नो इसको ऐसे रखो, A and B are moving with constant speed but opposite in direction, opposite in direction। कांस्टेंट स्पीड का मतलब इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या है, इसका भी एक्सीलरेशन 0 है, इसका भी एक्सीलरेशन 0 है। यहाँ पे इसने बोला है जब ए और बी क्या है अपोजिट डायरेक्शन, सपोज ये वी ए से मूव कर रहा है, वी ए से, तो बी इसके अपोजिट में वी बी से मूव कर रही है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। तब अगर वी ए बी के लिखोगे वी ए बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वी ए। अब देखो चिंटू बन के जैसे ही आप इस पर बैठोगे, चिंटू बन के जैसे ही आप इस पर बैठोगे तो बी कैसा हो जाएगा, बी कैसा हो जाएगा रेस्ट पे। जैसे ही आप चिंटू बन के बैठे इस पे तो ये कैसा हो गया रेस्ट पे। और जैसे ही रेस्ट पे हुआ तो इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज करके इसको दे दोगे आप लोग, यानी कि ये जो ए है ए, अब पहले वी ए तो थी लेकिन इसकी वेलोसिटी बी की डायरेक्शन चेंज करोगे इसको दे दोगे, यानी कि इसी डायरेक्शन में आप बी की डायरेक्शन मिल जाएगी इसको। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई, पॉजिटिव। ये वी ए लेकिन ये इस डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे ही इस पर चिंटू बैठेगा तो इसकी डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी को डायरेक्शन चेंज करके इसको दे दोगे, तो ये दोनों कॉमन हो गई, यानी कि वी ए प्लस वी बी। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट अपोजिट इन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। वैसे भी देख सकते हो कि वी ए माइनस वी बी था, ये कैसी है वी बी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव वी बी करोगे तो क्या हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, वी ए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस वी बी। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो वी ए माइनस वी बी, अगर अपोजिट इन डायरेक्शन तो ऐड हो जाएंगे दोनों वेलोसिटी। ठीक है ना। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को देखो, अगर यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, एग्जाम्पल के तौर पे इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है 30, जो अभी वाला क्वेश्चन था 30 मीटर पर सेकेंड, कितना दे रखा है, मैं मान लेता हूँ ये कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये इसकी दे रखी थी कितनी 10 दे रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी थी 100 मीटर। अब पूछ रहा है कितने टाइम ओवरटेक करोगे, तो यहाँ से वी ए वेक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस अपोजिट इन डायरेक्शन 10, कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसको ओवरटेकन में टाइम टेकन बाई ए टू ओवरटेक बी को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इजकल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई वी ए वी। डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, वेलोसिटी कैसी है कितनी आई 40, तो कितना हो गया जो भी चीज़ है 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। पिछली बार कैसा आया था 5 सेकेंड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, इसलिए वेलोसिटी कैसी आई थी, कम आई थी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है, इसलिए जल्दी डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, 2.5 सेकेंड में कवर कर लोगे, सिंपल। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हुए थे सिंपली सी फॉर्मेशन। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला।